दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन मारवाड़ के इतिहास में आज जो अगले राजा पढ़ेंगे राव चंद्रसेन। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जो राव मालदेव की। राव मालदेव का जो टाइम पीरियड था 1531 से 1562 तक रहा था। उन्होंने अपने जो पिता गंगा को मारकर राजा बने थे वो, ठीक है। उनके समय में राव जैत से एक युद्ध होता है मालदेव से 1541 में पाएबाया साहिबा का युद्ध, उसमें मालदेव जीतते हैं। उसके बाद में 1544 में गिरिसुमेल का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, उसमें शेरशाह सूरी जीतता है, ठीक है। चालाकी से शेरशाह सूरी जीतता था। और जो गिरिसुमेल के युद्ध में मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा थे, ठीक है। फाइनली उन्होंने जेता और कुंपा ने गिरिसुमेल का युद्ध किया था। मालदेव युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाता है, ठीक है। देखिए और बाद में बात कर रहे थे अपन जो मालदेव की, उनकी जो उपाधि थी दो, हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा, जो मालदेव की उपाधियाँ थी। और उन्हीं के टाइम में जो रूम उमादे की जो बात थी उस पर भी चर्चा किए थे। रूठी रानी के नाम से जानी जाती है उमादे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है उमादे। देखिए अब फाइनली जब मालदेव अपने सबसे बड़े बेटे राम को राजा नहीं बनाता है और उससे बेटे यानी उससे छोटे बेटे उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाता है, और तीसरे बेटे जो चंद्रसेन को राजा बनाता है, ठीक है। देखिए जो सबसे बड़ा बेटा राम था और फिर दूसरे नंबर का उदय सिंह था और तीसरे नंबर का था चंद्रसेन। चंद्रसेन से छोटा एक और चौथा बेटा था रायमल, ठीक है। चंद्रसेन को राजा बनाता है। लेकिन जब मालदेव खुद जीवित था उसी टाइम भाई उदय सिंह को भी निष्कासित कर देता है अपने दरबार से, भाई पहले ही निकाल देता है उदय सिंह को, और राम को भी निकाल देता है, ठीक है। इनके बीच में बनती नहीं थी मालदेव की और उदय सिंह व राम के, यानी दोनों बेटों से बनती नहीं थी मालदेव की। तो फाइनली चंद्रसेन को राजा बनाता है, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, ठीक है। जब राव चंद्रसेन फिर राजा बनता है, यानी इसका टाइम पीरियड रहता है राव चंद्रसेन का 1562 से 1581 तक, ठीक है। राव चंद्रसेन का जो टाइम पीरियड रहता है 1562 से 1581 तक। ठीक है। चंद्रसेन ने अपने जो राजा बनने के बाद अपने जो बड़े भाई थे उदय सिंह और राम, और जो छोटा भाई था रायमल, इनको कुछ जागीरें देके राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर भी राजी नहीं होते, अपने भाई के पक्ष में नहीं होते, ठीक है। तो देखिए राम को तो गुंदोज की जागीर देता है चंद्रसेन, ठीक है। जो बड़ा भाई था उसको गुंदोज की जागीर देता है, और जो उदय सिंह को फलोदी, जो जोधपुर में जगह पड़ती है, फलोदी की जागीर देता है, और रायमल को सिवाना, जो बाड़मेर में जगह पड़ती है, जो सिवाना की जागीर देता है, ठीक है। राम को गुंदोज की जागीर देता है और उदय सिंह को जो फलोदी की जागीर देता है, रायमल को सिवाना की जागीर देता है। इसके बाद में देखिए ये जब राजी नहीं होते हैं तब देखिए उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले गया था, ठीक है। अकबर के पास सहायता करने के लिए चले गया था उदय सिंह, भाई मेरा ऐसे मैं उत्तराधिकारी था वैसे, लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो मैं राजा बनना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करो। अकबर यही चाहता था। अकबर चाहता था कि भाई चंद्रसेन का जो पिता था मालदेव, वो देखिए हुमायूं की सहायता नहीं किया था, तो अकबर चाहता था कि मेरे पिता की उस समय इसका पिता सहायता नहीं किया था, तो मैं कैसे न कैसे बदला तो लूंगा ही, ठीक है। अकबर इसी ताक पर बैठा था। अकबर राम और उदय सिंह को, यानी उनको अपने पास रखता है और इनकी सहायता के लिए, ठीक है, अपने जो सेनापति भेजता है मारवाड़ पर जो आक्रमण करने के लिए, ठीक है। उस कुली खान को जो अकबर आगे जो मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, ठीक है। हुसैन कुली खान को आप लिख सकते हो। अकबर हुसैन कुली खान को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो भादरा जून एक जगह पड़ती है जालोर में, चंद्रसेन भाग जाता है वहां से, जो मारवाड़ छोड़कर। भाई चंद्रसेन अकेला खुद के दम पर भाई अकबर से टक्कर नहीं ले सकता था, युद्ध नहीं कर सकता था कुल मिला के। हालांकि फाइनली चंद्रसेन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। चंद्रसेन भादरा जून भाग जाता है, ठीक है। ठीक है। फिर अकबर एक बार अजमेर में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आए थे, ठीक है, 1570 में, तो जियारत करके और उसके बाद में राजस्थान के सभी राजाओं के पास मैसेज करवाते अकबर कि भाई आप सभी मेरे पास आइए, मैं बातचीत करना चाहता हूँ और बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अकबर अपने पास बुलाता है 1570 में। देखिए 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजित
आयोजन किया था। तो अपन अभी इसकी बात कर रहे हैं। वैसे फाइनली नागौर दरबार की अलग से बात करेंगे आगे। तो अकबर के पास सभी राजा जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ जो राजाओं ने अकबर के अधीनता स्वीकार भी की थी, और जो नागौर दरबार में बुलाया गया 1570 में अकबर द्वारा, ठीक है। बीकानेर का कल्याण मल जाता है, ठीक है। जैसलमेर का हर राज जाता है, और मारवाड़ का उदय सिंह यानी चंद्रसेन का जो छोटा भाई चले गया भाई बातचीत करने के लिए। सॉरी, चंद्रसेन का छोटा भाई नहीं, उदय सिंह जो बड़ा भाई था चंद्रसेन का। तो ये पहले से अकबर के पास चले गए 1570 में जब बुलाता है। तो भाई चंद्रसेन भी देखने के लिए चले जाता है, भाई देखिए क्या बात होती है, अपन अपने को मैसेज किया यानी पत्र लिखा है तो अपन भी चलते हैं। तो जो अकबर का जो मेन उद्देश्य था नागौर दरबार का, कि भाई अकाल राहत कार्य करवाना था, ठीक है। उस समय अकाल पड़े हुए थे, तो उस दौरान भाई राहत के लिए कुछ कार्य करवाना मेन उद्देश्य था नागौर दरबार का। तो अकबर को लगा कि मेरे जो मेन उद्देश्य है उसकी तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले इनसे संधिया करवा लेते हैं। अकबर इनको बताता है कि भाई देखो, अपन राजी से बात करेंगे, आप मेरे साथ रहिए, मेरे अधीन रहिए, ठीक है। आप में से हाथ खड़े करो कौन कौन जो मेरे से संधि करना चाहता है। देखिए, जो राव चंद्रसेन का जो भाई था वो बड़ा उदय सिंह, वो भी हाथ खड़ा कर लेता है, राम भी हाथ खड़ा कर लेता है। जो जैसलमेर का हर राजा था वो भी हाथ खड़ा कर लेता है, और जो बीकानेर का जो कल्याणमल था, ठीक है, वो भी भाई संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रसेन को लगा कि भाई जब मेरा भाई उदय सिंह इसके साथ संधि करने की प्लानिंग कर रहा है, तो अब मेरा साथ तो ये अकबर देगा नहीं, उदय सिंह का ही साथ देगा जो अकबर। तो देखिए, चंद्रसेन को लगा कि भाई मेरे पक्ष में नहीं आ सकता अकबर। तो चंद्रसेन नागौर दरबार से तुरंत ही निकल जाता है, रातों रात भागता है, और वो कभी फिर जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो देख के ध्यान रखना है थोड़ा भाई। राव चंद्रसेन फिर फाइनली जो जैसे महाराणा प्रताप अकबर की जो अधीनता स्वीकार नहीं करे थे, उसी प्रकार फिर राव चंद्रसेन भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो वैसे राव चंद्रसेन का जो राज तिलक यानी राजा महाराणा प्रताप से पहले बन चुके थे। आपको पता हो तो अपन महाराणा प्रताप के जो राज तिलक के समय में बात किए थे, मारवाड़ से एक चंद्रसेन भी आया हुआ था महाराणा प्रताप के राज तिलक में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे। देखिए, जब चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया था, जब चंद्रसेन ने जो नागौर दरबार को छोड़कर भादराजून चले जाते हैं, ठीक है। पहले भादराजून जाके, और फिर जब अकबर बुलाया था इनको बातचीत करने के लिए, तो वहां से भी ये भाग जाता है, ठीक है, नागौर दरबार से भी। फिर इसके बाद में देखिए, ये पीपलूत भाग जाता है जो राव चंद्रसेन, फिर पीपलूत पर भी जो आक्रमण कर देता है अकबर, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद यानी कानूनजा एक गांव पड़ता है मारवाड़ में, ठीक है, वहां पर भाग जाता है। तो आजीवन संघर्ष करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है जो राव चंद्रसेन, ठीक है। फाइनली जो पाली में जगह पड़ती है जो सारण की पहाड़ियां, ठीक है, सारण की पहाड़ियों में चले जाता, ठीक है। सारण की पहाड़ियों में चले जाता है, और जो 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियों में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंद्रसेन की सारण की पहाड़ियों में जो पाली में 11 जनवरी 1581 को जो मृत्यु हो जाती है। देखिए, जो एक इनके युद्ध हुआ था लोहावट का युद्ध, जो राव चंद्रसेन और अपने भाई के बीच में, ठीक है, लोहावट का युद्ध। तो लोहावट के युद्ध में जो राव चंद्रसेन जीतता है और उदय सिंह भाग जाता है, ठीक है। उदय सिंह हार जाता है, हार कर फिर वो अकबर के पास जाता है। फिर अकबर जो 1570 में इन सभी राजाओं को बुलाता है, और उदय सिंह की और राम की सहायता के लिए भाई आगे बढ़ता है अकबर, ठीक है। तो इस प्रकार एक लोहावट का युद्ध हुआ था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लोहावट का युद्ध चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में हुआ था। लोहावट जगह पड़ती है उदयपुर में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में कुछ समानताएं थी, ठीक है। क्यों भाई, चंद्रसेन की एक उपाधि भी महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी। तो किस प्रकार से इनको ये उपाधि दी गई थी, इनकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए,
इनमें समानताएं देखी जाए तो महाराणा प्रताप और ये महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पहली जो समानता देखी जाए तो ये है भाई चंद्रसेन ने और महाराणा प्रताप ने जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोनों ने, ठीक है। और फिर दोनों के छापामार युद्ध प्रणाली, दोनों ने जैसे महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन ने छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध लड़े थे, ठीक है। जैसे जो महाराणा प्रताप भी जब मेवाड़ की पहाड़ियों से छापे मार मार के या गोरिल्ला प्रकार से युद्ध कर देते, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति कह सकते हैं अपन उनको। और जैसे राव चंद्रसेन भी जो सारंग की पहाड़ियों से छापा मार युद्ध किए थे, ठीक है। पहले छोटे मोटे लड़ाइयां करते रहते थे, एक प्रकार से भाई सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं अपन, छिप छिप कर युद्ध करना या लड़ाई करना या सामने वाले जो दुश्मन की सेना पर आक्रमण करना छिप छिप कर। तो इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध पद्धति कह सकते हैं, छापा मार युद्ध पद्धति, ठीक है। भाई मारवाड़ में तो सारंग की पहाड़ियां थी, लेकिन मेवाड़ में तो खूब पहाड़ियां थी, ठीक है। फिर भी दोनों की जो सामने आती है सेम प्रणाली, सेम तकनीक युद्ध की, गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति। फिर अपन नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि भाई देखिए भाई जब महाराणा प्रताप का भी जो उसके भाई ने जो महाराणा प्रताप के भी उसके भाई जो खिलाफ हो गया था, ठीक है। जो जगमाल था महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल, वो भी उसके खिलाफ हो गया था। और जो चंद्रसेन के भाई थे राम और उदय सिंह, ये भी इसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों को अपने भाइयों का विरोध का भी सामना करना पड़ा था, ठीक है। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को अपने भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा था। चंद्रसेन के भाई राम और उदय सिंह ने भी इसका जो विरोध किया था। और जो महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल, ठीक है, उसने भी जो महाराणा प्रताप का जो विरोध किया था। देखिए दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। महाराणा प्रताप के भी खूब से जो राज्य यानी जगह थी उन पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। और राव चंद्रसेन के भी यानी अधिकतर राज्यों पर जो अकबर कब्जा कर लेता है। जैसे फाइनली अपन बात की थी मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप के समय में मांडलगढ़ और जो चित्तौड़गढ़ को तो लास्ट तक भी अकबर नहीं ले पाया था, महाराणा प्रताप नहीं ले पाया था। तो उसी प्रकार देखिए जो राव चंद्रसेन के भी जो राज्यों को अकबर अतिक्रमण कर लेता है या कब्जा कर लेता है, जैसे मेड़ता पर अधिकार कर लेता है, भादराचूर्ण पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से चंद्रसेन भी यानी एक जगह से दूसरे स्थानों पर भागता रहा था। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए भाई कुछ ही जगह पर यानी कुछ राज्यों के या कुछ थोड़ी बहुत जगह के आधार पर इन्होंने अकबर का सामना किया था, ठीक है। इनके बहुत से राज्यों को अकबर छीन चुका था या आकर यानी कब्जा कर चुका था। देखिए दोनों को अब एक जो नेक्स्ट समानता आती है राव चंद्रसेन और अकबर जो प्रताप की, दोनों को अपने अपने राज्यों से बाहर जाकर शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है, हेल्प लेनी पड़ी थी, भाई दूसरों के पास शरण लिए थे। देखिए जो प्रताप 56 के मैदान में शरण लेता है, ठीक है। प्रताप 56 के जो महाराणा प्रताप थे वो 56 का मैदान में शरण लेता है। और जो राव चंद्रसेन है डूंगरपुर के आस्करण के पास शरण लेता है, ठीक है। राव चंद्रसेन डूंगरपुर के आस्करण के पास शरण लेता है और जो महाराणा प्रताप 56 के मैदानों में शरण लेता है, ठीक है। दोनों को अपने राज्य से बाहर जाकर भी शरण लेनी पड़ी थी। फिर इसके बाद में देखे भाई इनकी समानताएं थी, अपन बात किए थे जो, अब कुछ असमानताएं भी जाननी पड़ेगी भाई, दोनों में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनकी पहले अपन समानताएं जान लिए, अब कुछ असमानताएं भी होगी भाई, दो बंदे होते हैं कोई भी, लेकिन कुछ में जो समानताएं होती है तो असमानताएं भी पाई जाती है। तो अपन असमानताओं की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रताप की जो और चंद्रसेन की असमानताओं में जो फर्स्ट अपन देखते हैं तो प्रताप का जो मुगल विरोध उनके राज तिलक के समय में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। भाई प्रताप का जब राज तिलक हुआ था उसी समय से तो भाई फाइनल था प्रताप की तरफ से कि भाई मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और मैं इनके जो यानी खिलाफ लड़ूंगा या लड़ाई लड़ूंगा या युद्ध करूंगा, ठीक है। तो मुगल विरोध प्रताप का राज तिलक के समय में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन राव चंद्रसेन का जो मुगल विरोध था तो नागौर दरबार के बाद में हुआ था, ठीक है। नागौर दरबार 1570 में होता है, तो नागौर दरबार के साथ ही राव चंद्रसेन का मुगल विरोध स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट असमानता आती है अपन उसकी बात करते हैं। देखिए प्रताप का मुगल विरोध था, ठीक है। प्रताप की तरफ से मुगल विरोध उसके जो बेटों ने भी आगे जारी रखा था, ठीक है। लेकिन चंद्रसेन की तरफ से ऐसा कोई जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो पाया था, तो वो भाई चंद्रसेन की तरफ से ऐसा कुछ भी मुगल विरोध जारी नहीं रहता इनकी मृत्यु के बाद में। प्रताप का मुगल यानी प्रताप की तरफ से तो मुगल विरोध उनके बेटों ने भी जारी रखा था। जैसे अमर सिंह देखे प्रताप की जैसे एक वीर योद्धा हुए थे, ठीक है। फिर अमर सिंह ने तो खुद ने यानी खुशी खुशी से तो संधि भी नहीं की थी, मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी उनके जो
राजकुमार थे कर्ण सिंह, उनके दबाव में हुई थी भाई वो संधि मुगल मेवाड़, ठीक है। उसी प्रकार राव चंद्र सेन भाई, इनके मृत्यु के बाद में इनका मुगल विरोध समाप्त हो गया था भाई। ये सीधी सी बात है, राव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में इनका जो भाई था उदय सिंह, वो राजा बनता है, मोटा राजा उदय सिंह कहलाता है, जो उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, वो राजा बनता है जो चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में। तो जब इन दोनों के बीच में ही विवाद चल रहा था, भाइयों के बीच में, उदय सिंह और चंद्र सेन के बीच में, तो इसका भाई तो इसकी क्यों गुणगान करेगा, क्यों इसके विरोध को जारी क्यों रखेगा। तो आगे उसकी पीढ़ी भी बनती है राजा भी, ठीक है, उदय सिंह की पीढ़ी बनेगी आगे राजा। तो देखिए राव चंद्र सेन का अगर कोई बेटा उत्तराधिकारी बनता है, राजा बनता, तो इसका भी मुगल विरोध जारी रहता। तो इस प्रकार से राव चंद्र सेन का मुगल विरोध जारी नहीं रह पाता, यानी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, और प्रताप का विरोध यानी मुगल विरोध अमर सिंह जारी रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रताप हल्दीघाटी और दिवेर के युद्धों में जो प्रत्यक्ष रूप से अकबर का सामना करता है, लेकिन राव चंद्र सेन इस प्रकार से भाई अकबर का सामना नहीं कर पाया था, ठीक है। हल्दीघाटी और जो दिवेर के युद्ध हुए थे, उनमें जो महाराणा प्रताप अकबर के जो प्रत्यक्ष मुकाबला करता है, ठीक है, लेकिन चंद्र सेन ऐसा नहीं कर पाता। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई प्रताप अपनी राजधानी के रूप में चावल को विकसित करता है, ठीक है। चावल एक फिक्स जो राजधानी बनाता है प्रताप, ठीक है, लेकिन राव चंद्र सेन इस प्रकार से भाई राजधानी नहीं बना पाया था खुद की, ठीक है। राव चंद्र सेन कोई राजधानी नहीं बना पाया था, लेकिन प्रताप उधर चावल को राजधानी बना लेता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्र भावना उत्पन्न की थी, ठीक है। जो प्रताप ने जो मेवाड़ की जनता में राष्ट्र भावना को जगाया था, लेकिन ऐसा चंद्र सेन नहीं कर पाया, ठीक है। चंद्र सेन एक जगह से दूसरी जगह पर जो भागता रहता था, इस प्रकार से जनता भी इनको भाई जो इनके साथ नहीं लग पाई थी पूरी जनता मारवाड़ी की। तो इस प्रकार से जो प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाया था, लेकिन चंद्र सेन ऐसा नहीं कर पाता। फिर इसके बाद में देखिए अपन समानताओं और असमानताओं की बात कर ली, लेकिन इनको राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। लेकिन अपन इनके बारे में बात करेंगे, इनकी जो स्थिति कैसी थी या इनकी दोनों के बीच में समानता है, जो अपन असमानता है जो देख रहे हैं, तो हकीकत में इनकी स्थिति कैसी थी वो भी अपन देख लेते हैं। लेकिन जो असमानताओं के बावजूद भी इनको जो मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है, ठीक है, राव चंद्र सेन को। क्योंकि भाई अपन भाई क्वेश्चन बनेगा भाई इनकी जो असमानताओं के बावजूद भी जो चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि देखो इनकी जो भौगोलिक स्थितियां थी दोनों की, वो देखिए अलग अलग है। दो भौगोलिक स्थिति चंद्र सेन की तुलना में महाराणा प्रताप की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अनुकूल थी। क्योंकि देखिए जब महाराणा प्रताप छापामार युद्ध पद्धति करते हैं या युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते हैं या गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते हैं, तो मेवाड़ में बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में छिप कर भी युद्ध लड़ सकते हैं महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप उन पहाड़ियों में भी छिप कर यानी गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपना सकते थे। लेकिन रामचंद्र सेन के पास इस प्रकार की जो परिस्थितियां नहीं थी। देखिए मारवाड़ का जो मैदान बिल्कुल समतल था, उसमें बंदा कुछ भी नहीं एक जगह पर छिप नहीं सकता था। जैसे प्रताप तो किसी भी पहाड़ियों में चले जाते छिप सकते थे आराम से, लेकिन रामचंद्र सेन के पास भाई सारण की पहाड़ियां नहीं थी, इनके अलावा और कुछ ही पहाड़ियां नहीं थी। मारवाड़ में कहाँ पे पहाड़ियां मिलेगी आपको, वहां पे मैदान मिलेंगे भाई समतल। इस प्रकार इनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न थी बिल्कुल नहीं। तो महाराणा प्रताप की जो भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी उनके, लेकिन इनके अनुकूल नहीं थी जो मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति। फिर इसके बाद में बात करते हैं, देखिए प्रताप को जो डोनेट पैसे डोनेट करने वाले मिले थे ताराचंद और भामाशाह, तो प्रताप को देके खूब पैसे दिए थे। अब अपन बात किए थे तो 25,000 की सेना यानी 10-12 साल तक आराम से चल सकती थी, इतने पैसे ला कर दे दिए थे ताराचंद और भामाशाह ने, ठीक है। कुछ जो सोने की असरपियां दिए थे और कुछ केस भी दिया था जो महाराणा प्रताप को ताराचंद और भामाशाह ने। लेकिन रावचंद्र सेन को इस प्रकार से कोई भी सहायता नहीं कर पाए थे, ठीक है, फाइनेंशियल सहायता नहीं कर पाए थे रावचंद्र सेन की। देखिए जब रावचंद्र सेन को भी इस प्रकार से फाइनेंशियल सहायता करने वाला नहीं मिलता, और महाराणा प्रताप को जो भामाशाह और ताराचंद जैसे यानी फाइनेंशियल सहायता करने वाले लोग मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन नागौर दरबार की वैसे नॉर्मल बात कर लेते, लेकिन आपको जो बात बता देता हूँ एक बार और। लेकिन नागौर दरबार 1570 में अकबर द्वारा आयोजित किया गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था नागौर दरबार का अकाल राहत कार्य, अकबर, ठीक है, अकाल राहत कार्य करवाना था जो नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य।
हालांकि जो वास्तविक उद्देश्य था राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। आप ये नोट कर लेना भाई, ये भाई मुख्य उद्देश्य अकाल राहत कार्य करवाना और जो वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। देखिए इसमें वो सफल भी होता है जो अपने अधीनता स्वीकार करवाने में। जैसे जैसलमेर का हर राज भाई मैं आपको बता दिया था भाई, वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, और बीकानेर का कल्याणमल अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जो चंद्रसेन का भाई उदय सिंह था वो भी अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जो अकाल राहत कार्य के दौरान अब उसने सोचा भाई मेरा जो मुख्य उद्देश्य था तो उसके अकॉर्डिंग कुछ तो करवाऊं या फिर निर्माण कार्य तो करवाऊं। तो नागौर में आयोजित करवाया था भाई 1570 में जो नागौर दरबार आयोजित। ठीक है, तो नागौर में एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है अकबर। ठीक है, आप ध्यान रखना नागौर दरबार के दौरान जो जो उसका मुख्य जो उद्देश्य था कि अकाल राहत कार्य आयोजित करवाना, उनके द्वारा जो नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। अब बात करते हैं नागौर दरबार का एक महत्व की, जो देखे जो नागौर दरबार का महत्व क्या रहा था। देखिए अब अकबर ने अपनी कूटनीति से भाई राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, अकबर बहुत एक कूटनीतिज्ञ बंदा था। ठीक है, वो अपनी कूटनीति से यानी बिना लड़ाई लड़े यानी वो अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेता है राजस्थान के राजाओं को। तो ये कूटनीतिज्ञ ही कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता भाई ऐसा। तो उसने राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी कूटनीति से, अपनी कूटनीति से। इसका ये भी एक इंपॉर्टेंस है नागौर दरबार का। फिर जब अपन बात करते हैं कि नागौर दरबार के बाद राजस्थान के राजा दो भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। ठीक है, नागौर दरबार के बाद जो राजस्थान के राजा थे दो भागों में विभाजित हो गए थे, एक तो मुगल विरोधी और एक मुगल सहयोगी। देखिए मुगल सहयोगी तो अपन बात कर ले, जो मुगलों के सहयोग करने वाले उदय सिंह हो गया, जो जैसलमेर का हर राज हो गया, बीकानेर का कल्याणमल हो गया। ठीक है, लेकिन मुगल जो विरोधी थे तो प्रताप हो गया, महाराणा प्रताप, और जो आस्करण थे डूंगरपुर के वो थे। ठीक है, जो चंद्रसेन हो गए। ठीक है, एक जो सिरोही का एक सुल्तान था राजा, वो भी भाई मुगल विरोध में ही था सुल्तान। ठीक है, जब प्रताप, चंद्रसेन और जो सिरोही का सुल्तान था, ये तीनों लगभग समकालीन थे। तो वो अकबर को ऐसे परेशान करते रहते थे। उधर प्रताप परेशान करता रहता मेवाड़ में, सिरोही से सुल्तान परेशान करता रहता, इधर चंद्रसेन मारवाड़ से परेशान करता रहता था। तो ये देखिए मुगल विरोधी राजा थे। आस्करण जो डूंगरपुर का, जो आस्करण, सुल्तान, प्रताप और चंद्रसेन, ये मुगल विरोधी थे। इनके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो और इम्पोर्टेंस है जो नागौर दरबार का। देखिए जो राजस्थान में मुगल आश्रित जो राजाओं की श्रृंखला स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, जो मुगल आश्रित स्टार्ट होती है, मुगलों के अधीनता में राजा एक दूसरी जगह पर युद्ध करने जाते हैं। लेकिन देखिए आमेर का मान सिंह था, वो भी भाई मुगल आश्रित ही था। ठीक है, अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने जाता है जगह जगह। देखिए मान सिंह बहुत योद्धा बंदा था भाई। ठीक है, बहुत युद्ध जीते थे मान सिंह ने, लेकिन वो अकबर की तरफ से जीतता है, खुद की तरफ से नहीं जीता इतने युद्ध। मान सिंह देखिए बहुत ब्रिलियंट बंदा था। मान सिंह ने अफगानिस्तान से इधर पश्चिम यानी बंगाल तक हिला के रख दिया था। ठीक है, भारत को अफगानिस्तान से बंगाल तक हिला के रख दिया था मान सिंह ने। लगभग 73 युद्ध जीते थे भाई। एक हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीत पाता जो मान सिंह खुद के जो नेतृत्व में यानी अकबर के नेतृत्व में। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के अलावा 73 युद्ध जीता था मान सिंह, जो आमेर का मान सिंह था। ठीक है, फिर जो रायसिंह बीकानेर वाला। ठीक है, रायसिंह बीकानेर वाला भी भाई जो मुगल आश्रित ही था। ठीक है, बीकानेर का जो रायसिंह था, जो लेकिन बीकानेर का रायसिंह भी साउथ में खूब युद्ध जीता था, खूब आक्रमण किया था, लेकिन वो अकबर की तरफ से करता है, खुद की तरफ से, खुद के नेतृत्व में नहीं करता जो रायसिंह बीकानेर वाला भी। ठीक है, उड़ीसा में भी जो रायसिंह ने युद्ध आक्रमण किए थे। तो इस प्रकार से मुगल आश्रित राजाओं की चयन स्टार्ट होती है यहाँ से जो नागौर दरबार के बाद में। देखिए अब अपन जो इसकी जो उपाधियां हैं जो राव चंद्रसेन की, इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। राव चंद्रसेन की जो 3 उपाधियां हैं। ठीक है, एक तो मारवाड़ का प्रताप। देखिए मारवाड़ का प्रताप तो यही है कि जो मारवाड़ के मारवाड़ का प्रताप यानी मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से अकबर का सामना किया था, उसी प्रकार से मारवाड़ में राव चंद्रसेन अकबर का सामना करता है। ठीक है, उधर 1572 में जो प्रताप का जो राज तिलक होता है वो होली के दिन यानी। ठीक है, तो उसी पर यानी उससे पहले से ही भाई राव चंद्रसेन तो इससे आगे ही था। ठीक है, 2 साल पहले ही राजा बन चुका था, यानी युद्ध वगैरह स्टार्ट करने लग गया था। ठीक है, तो इसके दर जो प्रताप का जब राज तिलक हो रहा था उस समय राव चंद्रसेन गया था। तो अब प्रताप ने पूछा और भाई तू कैसे किस हिसाब से मेंटेन कर रहा है अकबर को। तो राव चंद्रसेन ने तो कहा कि भाई अपन तो लट बजा रहे हैं अकबर के जो खिलाफ है। ठीक है,
तो भाई मुझे क्या करना चाहिए, प्रताप पहुंचता भाई तू भी अब मेरे जैसे लड़ना, वैसे ही सामना करना। तो इस प्रकार से जो मारवाड़ का प्रताप कह सकते हैं राव चंद्रसेन को। फिर मारवाड़ का देख, सॉरी सॉरी, जो अकबर ये दिन तक स्वीकार नहीं करता, फाइनली चंद्रसेन भी और अब जो प्रताप भी। और फिर जो प्रताप का अग्रगामी भी एक उपाधि है इसकी राव चंद्रसेन की, प्रताप का अग्रगामी। देखिए प्रताप से पहले ही जब ये युद्ध शुरू कर दिया, यानी सामने यानी विरोध शुरू कर दिया था अकबर का, ठीक है, प्रताप से पहले ही, ठीक है, 1562 से 1581। तो अकबर यानी प्रताप से तो पहले ही ये राजा बन गया था। तो देखिए, तो अगर चंद्रसेन आगे रहेगा तो यानी चंद्रसेन आगे आगे और प्रताप पीछे पीछे, तो इस प्रकार से एक उपाधि दी गई थी जो महाराणा प्रताप का अग्रगामी। भाई महाराणा प्रताप चंद्रसेन के जो कदमों पर चल रहा था, या जिस प्रकार से राव चंद्रसेन चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप चल रहा था, ठीक है। और पहले राजा बन जाता राव चंद्रसेन, यानी महाराणा प्रताप बाद में बनते। तो एक प्रकार से प्रताप अग्रगामी हो गए। एक उपाधि थी मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। देखिए मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है कि एक प्रकार से जब इतिहासकारों ने महाराणा जो राव चंद्रसेन के बारे में थोड़ा ढंग से लिखा है, और या फिर आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ पूछ के नजरों में ला दिया है, या अपने वो किताबों से पढ़ना पड़ता है। हालांकि जो राव चंद्रसेन एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता था, तो इस प्रकार से मारवाड़ की जनता भी इनको याद नहीं रख पाती है। और इनके जो बेटे राजा बने नहीं थे, तो राजा इनकी खुद की पीढ़ी राजा नहीं बनी थी। तो इस प्रकार से इनकी पीढ़ी भी भाई कैसे याद रखे, जो मारवाड़ में जो राजा बने थे तो इनके भाई उदय सिंह बने थे, और उसके बाद में उदय सिंह की पीढ़ी राजा बनती है, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है जो राव चंद्रसेन को, ठीक है, उदय सिंह की पीढ़ी। तो इस प्रकार से मारवाड़ में तो राव चंद्रसेन लगभग बुला दिया गया था उस समय। लेकिन आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ पूछ के अपने को पढ़ने पर मजबूर कर दिया, या अपने को जानने पर मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार राव चंद्रसेन को ये भी उपाधि दी गई थी मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ठीक है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा आप नोट कर लेना, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई एक जो महत्व ये भी था जो इस नागौर दरबार का, कि भाई राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित होती है, और जिससे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है भाई। नागौर दरबार के बाद में यानी कुछ राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, राजस्थान के राजाओं ने जो अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसके बाद में भाई युद्ध वगैरह तो बंद हो गया, आक्रमण भी बंद हो गया, आपस में लड़ाइयां बंद हो गई, तो शांति व्यवस्था हो गई एक प्रकार से। तो इसके बाद में फिर सांस्कृतिक गतिविधियां, जो कुछ किलों का निर्माण करवाना, हाँ वहां पर जो सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी स्थापित की जाएगी, या कुछ यानी पेंटिंग चित्रकला जो भी बनाई जाएगी, तो उनको बढ़ावा दिया गया था। तो इस प्रकार नागौर दरबार का इंपॉर्टेंस है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, जो अगर मेंस जो RS मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनके, भाई प्रताप और जो चंद्रसेन में समानता है और असमानता है, या मूल्यांकन करो दोनों का। तो इस प्रकार राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हो, आप आंसर दे सकते हो मेंस के अकॉर्डिंग। और जो नागौर दरबार का मैं इंपॉर्टेंस भी बता दिया हूँ आपको। देखिए बाद में अब इसमें ये होता है कि भाई अकबर ने जो बीकानेर के जो राय सिंह को, ठीक है, जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। देखिए जो बीकानेर का राय सिंह और पृथ्वीराज यानी कल्याणमल के दो बेटे थे, जो पृथ्वीराज और राय सिंह को अकबर अपने साथ ले जाता है, और कुछ दिनों के लिए यानी 1572 से 1574 यानी 2 साल के लिए जोधपुर का प्रशासक बनाता है, ठीक है। कल्याण जो राय सिंह को बनाता है जोधपुर का प्रशासक, जो कल्याणमल का बेटा था राय सिंह, ठीक है। इधर 1581 में जब राव चंद्रसेन की जो मृत्यु हो जाती है, फिर इसके बाद में भाई जोधपुर को कुछ दिनों के लिए खालसा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में भाई अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। फिर बाद में तो मोटा राजा उदय सिंह को राजा बना देता है अकबर, जो खुद की अधीनता में, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह बनता है 1583 से 1595 तक जो राजा रहता है मोटा राजा उदय सिंह, जो राव चंद्रसेन का भाई था। लेकिन कुछ दिनों के लिए खालसा घोषित कर दिया था राव चंद्रसेन की जो मृत्यु के बाद में, ठीक है। वैसे और जो जोधपुर का प्रशासक 1572 से 74 तक
यानी राय सिंह को बनाया गया था। जिस समय जब राव चंद्रसेन भाई भाग गया था, ठीक है, भाई भाग रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर, तो अकबर ने खुद की अधीनता में जो बीकानेर के कल्याणमल के बेटे राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। और कुछ दिन यानी राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में कुछ दिनों के लिए जो जोधपुर को खालसा घोषित कर देते हैं अकबर। लेकिन खालसा का मतलब होता है एक प्रकार से केंद्र की अधीन भूमि। ठीक है, खालसा घोषित कर दिया था जोधपुर को केंद्र के अधीन भूमि। लेकिन केंद्र के अधीन भूमि एक प्रकार से अब आज देखा जाए तो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जो यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र सरकार ही उनको संभालती है। तो इस प्रकार से उस समय जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। तो अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में उदयपुर के जोगले जो सॉरी मारवाड़ के जोगले राजा हुए थे, मोटा राजा उदय सिंह, तो उनकी बात करेंगे। आज अपन राव चंद्रसेन के बारे में पढ़े। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।